मुसलमानों की देशभक्ति और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने वाले, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले, बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान प्रेमी और पाकिस्तान भेजने की धमकी देने वाले, हर बात में मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और इस वीडियो का लिंक ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस खबर को देख लेना चाहिए, क्योंकि आर्मी का एक और बंदा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है और ये आसाम में पकड़ा गया है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हर बात में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, मुसलमानों के इलाकों पर बुलडोज़र चलाते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं। लगातार मदरसों के ख़िलाफ़ एक्शन जारी है और उनके ही स्टेट में आर्मी में काम कर चुका एक बंदा देश का सौदा कर रहा था। डिफेंस की खुफिया जानकारी को, भारत की अहम तरीन इन्फॉर्मेशन को वो पाकिस्तान को दे रहा था, आईएसआई के लिए काम कर रहा था, देश का सौदा कर रहा था। और आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर आईएसआई के लिए जो काम कर रहा था उसका नाम अब्दुल रहमान नहीं है, उसका नाम मोहम्मद अमीन नहीं है, इसलिए इस खबर की चर्चा नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन नाम जान लीजिए इस जासूस का, इस गद्दार का, इसका नाम है कुलेंदर शर्मा। कुलेंदर शर्मा नाम का ये शख्स आसाम का रहने वाला है और आर्मी में काम कर चुका है। साल 2002 में ही ये रिटायरमेंट ले चुका था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू आईएसआई के लिए काम करने लगा, पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारी देने लगा। और जब भारत की बहुत सारी बातें पाकिस्तान को मालूम होने लगी, यहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो किसी को नहीं थी वो पाकिस्तान की आईएसआई को मिल रही थी, तब एजेंसियों के कान खड़े हो गए, एजेंसियां परेशान हो गई कि आखिर हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हमारी अहम तरीन जानकारी पाकिस्तान को कैसे मिल रही है, हमारी आर्मी की जो नक्लो हरकत है उस पर पाकिस्तान की कैसे नज़र है। और जब तफ्तीश की गई, निगरानी की गई, तो पता चला कि कुलेंदर शर्मा नाम का ये बंदा आईएसआई को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसके बदले वहाँ से पैसे ले रहा था और पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था। ये जो बंदा है कुलेंदर शर्मा, ये आसाम के तेजपुर ज़िला का रहने वाला है, वहीं से आसाम पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इंडियन आर्मी में ये जूनियर वारंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था, अंदर तक इसका एक्सेस था, इसको हर तरह की जानकारी थी, हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। साल 2002 में ही इसने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद इसने तेजपुर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये बतौर टेक्निकल असिस्टेंट काम करने लगा। और जब वहाँ ये काम कर रहा था तो इसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि इंडिया की आर्मी कौन सा हथियार लॉन्च कर रही है, इंडिया की आर्मी कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रही है, इंडिया की आर्मी कब कहाँ जा रही है, कहाँ इंडिया की आर्मी एक्टिविटी कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑफिसर होने के तौर पर मिल रही थी इसी कुलेंदर शर्मा को। और इसका कांटेक्ट हो जाता है, इसका राब्ता हो जाता है आईएसआई से, पाकिस्तान की आर्मी से, और फिर ये वहाँ सारी जानकारी देने लगता है। द हिंदू ने इस खबर को शाये किया है, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को शाये किया है। द हिंदू ने अपनी खबर में लिखा कि सोनीतपुर ज़िला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बरन प्रकाश्ता ने उनको बताया कि इंटेलिजेंस मालूमात हासिल होने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शर्मा की 2 हफ्ते तक निगरानी की गई। इस पर नज़र रखी गई कि कुलेंदर शर्मा क्या करता है, किससे मिलता है, अपने मोबाइल फ़ोन पर ये किससे बातचीत करता है, किसको मैसेज करता है और इसके फ़ोन में क्या क्या जानकारी है, लैपटॉप में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, ये ईमेल से क्या भेज रहा है, कौन सा डोमेन यूज़ कर रहा है। जब कंटिन्यू 2 हफ्ते तक कुलेंदर शर्मा की निगरानी की गई, इस पर नज़र रखी गई, तो पता चला कि तो दुश्मन है, गद्दार है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये छेद कर रहा है और इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी ऑपरेटर के साथ ताल्लुक़ रखने का, आईएसआई के लिए काम करने का बाज़ाब्ता सबूत मिल गया। उधर मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर भी एक खबर शाये हुई है और अंग्रेज़ी वेबसाइट पर मिल्लत टाइम्स की जो खबर शाये हुई उसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दावा किया गया कि
اس نے انڈیا کی جو سیکریٹ انفارمیشن ہے، ڈیفنس کی جو اہم ترین جانکاری ہے، اس کو اس نے شیئر کیا تھا ISI کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اور یہ جو خبر ہے کلندر شرما کے غدار ہونے کی، بہت بڑی خبر ہے۔ ویسے آئے دن خبریں آتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان سے تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار ہوتا ہے، کسی پاکستانی کے ساتھ بات چیت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آرمی کا کوئی نہ کوئی جوان ہنی ٹریپ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اہم ترین عہدے پر فائز تھا، یونیورسٹی میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ تھا، اور وہاں اس کو ساری جانکاری مل رہی تھی، اور آسام میں رہ کر یہ سب کام کر رہا تھا۔ اس آسام میں جہاں ہیمنتا بسوا شرما کی پوری کارروائی مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، دن رات مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ میں وندے ماترم جیسی نظم پر بحث ہوئی 10 گھنٹے تک، اور 150 سال مکمل ہونے پر بحث کی گئی، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں اگر حب الوطنی کو ثابت کرنا ہے، دیش بھکتی کو ثابت کرنا ہے، تو وندے ماترم گاؤ۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمیں دیش بھکتی کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن تم لوگ اگر صرف وندے ماترم پڑھنے کو ہی دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، جو لوگ وندے ماترم پڑھ رہے ہیں، جو لوگ وندے ماترم کو ہی دیش بھکتی کے لیے سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں، وہی لوگ غداری کر رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اسم جیسے اسٹیٹ میں ہو رہا ہے، اور اب ہیمنتا بسوا شرما چپ ہے، ان کی سرکار خاموش ہے۔ اگر کسی اور نے اس طرح کی جاسوسی کی ہوتی، اگر نام اردو میں ہوتا، عربی میں ہوتا، تو ہیمنتا بسوا شرما کا کئی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہوتا، ٹی وی چینلوں پر جا کر وہ انٹرویو دینے لگتے، لیکن اب ان کی زبان خاموش ہے، کیونکہ ان کے ہی جیسا نام والا کوئی پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ارے کوئی پہلا کیس نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بڑے واقعات کو جان لیجئے۔ جیسے اسی مہینہ یعنی دسمبر 2025 کی ہی بات ہے، گجرات ATS نے انڈین آرمی کے ایک اور ریٹائر صوبیدار کو گرفتار کیا، اس کے ساتھ ایک مہیلا کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہ سب پاکستان کی آرمی کو انڈین آرمی کی سیکریٹ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، اور باضابطہ پاکستانی آپریٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں تعلق میں لوگ پکڑے گئے تھے۔ سال 2025 کی خبر ہے، اگست کے مہینے میں DRDO کے گیسٹ ہاؤس کا جو مینیجر ہے وہ پکڑا گیا تھا پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں۔ اور DRDO کیا ہے اسے جان لیجئے۔ DRDO کا مطلب ہے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن۔ یہ انڈیا کی سب سے اہم آرگنائزیشن ہے، جہاں ڈیفنس کے بارے میں، ہتھیاروں کے بارے میں، دشمن دیشوں کے بارے میں پالیسی بنائی جاتی ہے، ریسرچ کیا جاتا ہے، تحقیق کیا جاتا ہے، انڈیا کی ڈیفنس پالیسی کیا ہوگی، انڈیا کا دفاعی ایجنڈا کیا ہوگا، انڈیا کون سا ہتھیار بنائے گا، تو جو پورا ڈیفنس کا سسٹم چلتا ہے وہ DRDO طے کرتا ہے۔ اور اس کا جو ایک اہم ترین ادارہ ہے وہ راجستھان کے جیسلمیر میں ہے۔ وہاں کا جو گیسٹ ہاؤس ہے، اس گیسٹ ہاؤس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ آتے ہیں، بڑے بڑے ڈیفنس کے آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں، آرمی کے بڑے بڑے میجر، جنرل اور افسران اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں۔ جو خفیہ ایجنسیز ہے اس کے بڑے بڑے آفیسر DRDO کے جیسلمیر گیسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرتے ہیں، اور وہاں کا جو مینیجر تھا، جو ہر ایک سے تعلق میں تھا، وہ ہر ایک کی بات کو سنتا تھا، وہ پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا، سیکریٹ انفارمیشن کو شیئر کر رہا تھا۔ پچھلے سال یعنی 2024 میں بھی خبر سامنے آئے کہ DRDO کا ایک اور جو آفیسر تھا، جو سائنٹسٹ تھا، وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور وہ RSS کا بھی ممبر تھا، RSS سے بھی اس کے گہرے رشتے تھے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات لگاتار پیش آتے رہتے ہیں، ہر مہینہ 8-10 ایسے افراد سامنے آتے رہتے ہیں، خاص طور پر آپریشن سندور کے بعد، یا کہہ لیجیے پہلگام ٹیرر اٹیک کے بعد 10 ایسے واقعات سامنے آئے جہاں دہشت گردی کے الزام میں تمام لوگ پکڑے گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا نام آ جاتا ہے دہشت گردی کے کیس میں تو اس مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے پورے رشتہ دار کو، پورے خاندان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اگر کسی ادارے سے ہوتا ہے تو اس انسٹیٹیوٹ اور ادارے کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے لوگ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اس طرح کے الزامات میں وہ لوگ پھنستے ہیں، تو صرف ان کی گرفتاری ہوتی ہے، ان کے پریوار والوں کی گرفتاری نہیں ہوتی، اس کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلایا جاتا۔
یا जिस इदारे में जिस यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहा होता है उसके ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जाती। अब फ़र्क समझ लीजिए, पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी ने भी आवाज़ उठाई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला है। दिल्ली में लाल किला के सामने बम ब्लास्ट हुआ और कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स उस ब्लास्ट में पकड़े गए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। तमाम दहशतगर्द थे, सुसाइड अटैक हुआ। लेकिन उनमें से कई डॉक्टर ऐसे हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, वहाँ से जुड़े हुए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से इन डॉक्टर्स का कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके बावजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ भी एक्शन शुरू हो गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और डायरेक्टर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और अब कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी बाकी रह पाएगी, ये मुश्किल है। अगले दिनों में उस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ कुलेंदर शर्मा को देख लीजिए, ये पकड़ा गया लेकिन इसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला। ये तेजपुर की यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा था। इस यूनिवर्सिटी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मीडिया में यूनिवर्सिटी का ट्रायल नहीं हुआ। मीडिया ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, फाउंडर को, जिम्मेदारों को इस पूरे वाक़े के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। न यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, न ही इस यूनिवर्सिटी के लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। यानी उसका इंडिविजुअल अमल था। अब ये नैरेटिव है, ये बयानियाँ हैं। ये जो फ़र्क है भारत में बढ़ता जा रहा है और इसी पर सवाल उठता है, लोग इसी पर तनकीद करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने भी यही सवाल उठाया था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आखिर क्या कसूर है। जिस डॉक्टर ने बम धमाका किया, सुसाइड किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसको सज़ा दी जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन क्यों? इस तरह के कई और मामलात सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल की भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। उस वीडियो क्लिप में अजीत डोवाल साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि भारत में ISI गद्दारी के लिए, जासूसी के लिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हिंदुओं को हायर करती है। हिंदू इस काम को अंजाम देते हैं, मुसलमान नहीं करते हैं। जब उनकी ये वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो गोदी मीडिया ने ये एजेंडा चलाया कि फर्जी वीडियो है, फेक वीडियो है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब ने भी इसको डीप फेक वीडियो बता दिया, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये हकीकत पर मबनी वीडियो है। 1 घंटे से लंबा उनका लेक्चर है साल 2014 का, और उसी की एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज तक वो वीडियो मौजूद है, अभी भी उसको देखा जा सकता है, जहां अजीत डोवाल साहब साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी के बाद 20% भी मुसलमान नहीं पकड़े गए हैं। ISI के लिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए 80% से ज़्यादा हिंदू पकड़े गए हैं ISI के लिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। ये सच्चाई है जिसका एतराफ़ 2014 में ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल कर रहे हैं। उसके बाद यानी मोदी हुकूमत में भी लगातार दूसरे धर्म के, मेजॉरिटी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ही पकड़े गए हैं। लेकिन देश का माहौल ऐसा बना दिया गया, नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भी मीडिया के दबाव में या देश के माहौल के पेश नज़र अपने ही स्टेटमेंट को कहना पड़ा कि डीप फेक है, और इस स्टेटमेंट को उन्होंने ऑन नहीं किया, लेकिन लोगों ने फैक्ट चेक करके बताया। मोहम्मद ज़ुबैर ने बाज़ाब्ता स्क्रीनशॉट शेयर किया और कहा कि ये ओरिजिनल ही वीडियो है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि यहाँ एक और चैनल नीचे नज़र आ रहा है, पब्लिक फेस, जिसको हमने कोलैब किया यहाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिल्लत टाइम्स भी सब्सक्राइब रहे और पब्लिक फेस भी सब्सक्राइब हो जाए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।